हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी दोस्तों, जो कल्याणी के जो चालुक्य वंश है उसके हमने बहुत ही डिटेल से हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के पश्चात हम पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे और सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो वंश है, छोटे छोटे वंश है दोस्तों, उनको अलग अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। एक एक वीडियो उसका अपलोड किया जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। देखिएगा, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी हम चर्चा करें इससे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। देखिएगा, जो मिडवल जो एज है यानी कि पूर्व मध्यकाल है, उस पूरे मध्यकाल की अगर हम बात करें तो पूर्व मध्यकाल 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का ये काल है, यानी कि उसको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे जो गुर्जर प्रतिहार है, उस गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर जो आपका 1200 एडी यानी कि ईस्वी के अंतिम जो समय था 1200 ईस्वी का, उसके समय में भारत पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। दोस्तों इससे पहले जो हमने बात की है, यानी कि जो चालुक्य है, जो कल्याणी के चालुक्य, ये दक्षिण भारत का राजवंश था। और ये दोस्तों ये उत्तर और पूर्वी भारत का उत्तर और पश्चिमी भारत का राजवंश था। ठीक है। तो इनको दोस्तों हम उत्तर पूर्वी भारत के द्वारपाल के रूप में भी इनको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर जितने भी जो आक्रमण हैं वो उत्तर और पश्चिमी भारत में हुए, इधर से हुए हैं, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र यहाँ से हुए। तो इसीलिए उन्हीं जो भारी आक्रमणकारियों से ये पहले लोहा लेते, यानी कि उनसे आक्रमण करते थे और देश की रक्षा करते थे। इसलिए दोस्तों इनको द्वारपाल की संज्ञा बताई गई है, दी गई है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली जो पूर्व मध्यकाल है, ये पूर्व मध्यकाल 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी का काल को हम पूर्व मध्यकाल कहा गया है। देखिएगा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिएगा, 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य था उसका दोस्तों पतन होता है। कब होता है? यानी कि 5वीं शताब्दी का तो अंत था और 6ठी शताब्दी का जो प्रारंभ था, उस समय जो भारत पर जो गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश था उसका पतन धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि पतन क्यों है, कि जो अधिकांश तो गुप्त काल के अंदर हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। यानी कि विदेशों से बर्बर हूणों के होने वाले आक्रमण तथा आंतरिक विघटन गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो भी हूण थे, एक बर्बर जाति थी। ठीक है। तो इसने भारत पर अधिकांश आक्रमण किया और उस समय भारत पर गुप्त साम्राज्य था, और गुप्त साम्राज्य ही इन आक्रमणों से दोस्तों क्या होता है कि इनके आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जो आंतरिक विघटन भी होता है, आंतरिक विघटन के कारण भी गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, और ये इसके मुख्य कारण थे। ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे। फिर क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, तो भारत में जो अनेक जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते। जैसे कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद वो बिल्कुल फ्रीडम हो गए, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते। देखिए कौन कौन, इसको देख लेते। देखिएगा, इसके गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में छोटे छोटे राज्य जो स्वतंत्र, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि गुजरात के चालुक्य, ये स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। फिर मध्य भारत के कलचुरी वंश के शासक, यानी कलचुरी वंश भी ये था, ये भी क्या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और शाकंभरी के दोस्तों चौहान है, ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और मालवा के परमार शासक और जेजाग भुक्ति के चंदेल शासक, इन सभी छोटे छोटे राजवंशों ने जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, और पतन होने के बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। इसमें आगे देखेंगे इसके बाद होता क्या है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही पाटलिपुत्र का भी जो पतन प्रारंभ हो जाता है। मैंने कहा कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और जो पाटलिपुत्र का जो अस्तित्व था वो भी खत्म हो जाता है, और इसका स्थान कौन ले लेता है?
कन्नौज। अब कन्नौज के लिए दोस्तों आपको पता है कि त्रिपक्ष संघर्ष होता है, यानी कि समथिंग 150 वर्षों तक ये लगातार युद्ध होता है। किन किन राजवंशों के मध्य होता है दोस्तों, देखिएगा, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश के मध्य, एक पाल वंश और एक दक्षिण भारत का राजवंश था राष्ट्रकूट। इन सभी तीनों राजवंशों के मध्य पाटलिपुत्र को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है और समथिंग 150 सालों तक ये युद्ध चलता रहता है दोस्तों। इसके अंदर जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासकों ने ही पहले इस संघर्ष यानी कि त्रिपक्ष संघर्ष में पार्टिसिपेट किया और अंतिम रूप से जीत भी यानी कि किसकी होती है, इन गुर्जर प्रतिहारों की होती है, जिसमें आपको पता है कि जो वत्सराज है, वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को उसको हराया था। तो वो तो हम दोस्तों हम आगे बात करेंगे, देखिएगा, इसको स्टार्ट करते दोबारा से। देखिएगा, गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही पाटलिपुत्र का भी पतन हो जाता है और इसका भी गौरव बिल्कुल नष्ट हो जाता है, किसका, पाटलिपुत्र का। ओके, देखिएगा, पाटलिपुत्र के स्थान पर अब उसका स्थान कौन लेगा, कन्नौज, यानी कन्नौज के रूप में एक नवीन राजनीतिक केंद्र का उदय होता है। यानी कि जो सेंट्रल था पहले तो पाटलिपुत्र था, अब पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज एक सेंटर बन गया, यानी कि जो राजनीति का प्रमुख केंद्र हो जाता है। ठीक है, तो कन्नौज का उदय होता है। इस समय उत्तरी भारत में अधिकांश राजपूत वंश थे, यानी कि इस समय कब, यानी कि लगभग 1200 ईस्वी के समथिंग, यानी जैसे ही जो गुप्त काल का गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और उत्तर भारत पर जो अधिकांश जो राजपूत वंश था, इसीलिए इस युग को हम क्या कहते हैं, राजपूत युगीन इतिहास कहा जाता है। यानी कि उत्तरी भारत पर दोस्तों राजपूतों का शासन था, इसलिए उसको राजपूत युगीन इतिहास या राजपूत युगीन इतिहास भी हम कहते हैं। इसके साथ तो दोस्तों कैसे, देखिएगा, कुछ विद्वान यानी कि कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि राजपूतों को आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्नि कुंड से उत्पन्न हुआ माने जाते हैं। यानी कि जो राजपूत थे दोस्तों, इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनकी उत्पत्ति दोस्तों जो आबू पर्वत है, आबू यानी कि सिरोही के अंदर एक आबू पर्वत है, और इस जो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा दोस्तों एक अग्नि यज्ञ यानी कि अग्नि कुंड के माध्यम से 4 योद्धाओं का जन्म होता है दोस्तों। और 4 योद्धाओं का जन्म, जैसे गुर्जर प्रतिहार है, परमार वंश है ना, चालुक्य है और चौहान वंश, इन 4 योद्धाओं का, या हम यूं कैसे, इन 4 वंशों का उदय होता है। और इस उदय की, यार इसको हम यूं कह सकते हैं कि इनकी जानकारी हमें जो पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्रबरदाई के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो के द्वारा हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। मैंने जो राजस्थान के इतिहास के अंदर ये जो टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश के बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, तो अगर आप और भी डिटेल से इसको पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों यानी कि राजस्थान के इतिहास वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे विजिट कीजिएगा और उसको आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, उसमें जो ऋषि वशिष्ठ थे, इस ऋषि वशिष्ठ ने ये अग्निकुंड क्यों किया, अग्नि यज्ञ क्यों किया, क्योंकि भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला हो गया था और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो अखंडता है, उसको धूमिल होते हुए नहीं देखने के लिए उसने, ऋषि वशिष्ठ ने सिरोही के अंदर जो आबू पर्वत है वहाँ पर अग्नि यज्ञ किया, जिससे 4 योद्धाओं का जन्म होता है, यानी 4 वंशों का जन्म होता है। दोस्तों कौन कौन से वंश होते हैं उनकी हम देख लेते हैं। देखिएगा, 4 योद्धा कह सकते हो या 4 वंश कह सकते हो, ठीक है। देखिएगा, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार, ठीक है दोस्तों। इनको याद करने का तरीका शॉर्ट ट्रिक, यानी कि च और पै, यानी कि कैसे याद करोगे, च से चालुक्य, च से चौहान, पै से प्रतिहार और पै से प्रतिहार, पै से परमार। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इन 4 वंशों का उदय होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वंश भगवान लक्ष्मण के वंशज कहे जाते हैं, यानी कि भगवान जो लक्ष्मण जी थे उनके वंशज इन सभी वंश है, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार माना जाता है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। देखिएगा, देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो देखिएगा, अग्नि कुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध
प्रतिहार वंश था, यानी कि जो चार वंशों का जो वंशों का उदय हुआ, उसकी उत्पत्ति, उसमें सबसे जो शक्तिशाली या सर्वाधिक प्रसिद्ध जो वंश था दोस्तों, ये कौन सा था? प्रतिहार वंश ही था दोस्तों। ठीक है, जो गुर्जरों की सहायक शाखा से संबंधित होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, यानी कि गुर्जरों की सहायक शाखा के आधार पर इसको क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार कहा। देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार यानी गुर्जर एक जाति थी, यानी कि गुर्जर एक जाति जो यानी कि गुजरात और राजस्थान के अंदर निवास करती थी, इसीलिए उसको गुर्जर प्रतिहार या गुर्जर जाति कहा गया है। देखिए दोस्तों, एक जो ऐहोल अभिलेख है, जो आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है। ठीक है, तो इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि गुर्जर एक जाति थी जो गुजरात और राजस्थान में निवास करती, इसीलिए उसको गुर्जर प्रतिहार या गुर्जर जाति कहा गया है। ये इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऐहोल के अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, हम अब एक एक शासक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो शासक था, नागभट्ट प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। देखिए दोस्तों, इसके बारे में अगर देखें, इस वंश की स्थापना, देखिए वैसे तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक एक राजा था, इसके द्वारा की गई थी, किंतु इस वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक है दोस्तों, ये नागभट्ट प्रथम था। देखिए दोस्तों, एक तो संस्थापक, एक तो जो संस्थापक, एक वास्तविक संस्थापक। देखिएगा, संस्थापक तो होता है या स्थापना करने वाला होता है, सिर्फ उस वंश की स्थापना की है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक होता है, उसको कहा जाता है जो उस वंश को उस वंश को पूरे जो साम्राज्य में उसकी पहचान बनाए और उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाए, और उनकी जो उनकी प्रजा उस वंश से बड़ी खुश हो, कल्याणकारी कार्य करता हो, उस करता हुआ राजा, उसको दोस्तों हम वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो कहा जाता है कि जो नागभट्ट था दोस्तों, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था, लेकिन संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। ठीक है, इसने हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, लेकिन वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, क्योंकि भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा ही की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे हम देखें तो दोस्तों, एक एक अभिलेख है, ग्वालियर का अभिलेख। इस ग्वालियर के अभिलेख में बताया गया है कि जो गुर्जर गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक नागभट्ट प्रथम है, जिसने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि कहा गया है कि जो अरब था, अरब के जो जितने भी आक्रमणकारी थे, वो भारत की तरफ आते थे और आक्रमण करने के लिए, और सबसे ज़्यादा सामना दोस्तों ये जो नागभट्ट प्रथम ने ही किया था। इसीलिए इसको उत्तर उत्तर पश्चिम भारत का द्वारपाल भी उसको कहा गया। और ये आक्रमण कब रोका दोस्तों? 738 एडी के अंदर, यानी 700, दोस्तों इसको एडी कर लेना, मैंने ए लिखा है, देखिएगा 738 एडी। ठीक है, इसको एडी कर लेना। ठीक है, इस 738 ईस्वी के अंदर दोस्तों अरब आक्रमणों से लोहा लेता है और सिंध से आगे बढ़ने से इन अरब आक्रमणकारियों को रोकता कौन? यानी कि नागभट्ट प्रथम। दोस्तों, यह जानकारी हमें जो ग्वालियर का जो अभिलेख है, उससे यह जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो था आपका जो प्रथम जो शासक था, नागभट्ट प्रथम। दोस्तों, इसके पहले भी कई शासक हुए, जो हम बात करें हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन नागभट्ट के बारे में कुछ जानकारी मिलने के कारण इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा जो शासक रहा है वत्स, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का ये चौथा शक्तिशाली शासक था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा, यानी कि ये चौथा शक्तिशाली शासक था। ठीक है, क्यों था दोस्तों शक्तिशाली? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, यानी कि 150 साल तक दोस्तों तीन राजवंशों के मध्य कन्नौज को लेकर, यानी कि क्योंकि उस वक्त पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज एक राजनीतिक केंद्र बन चुका था, उसको हथियाने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए तीन त्रिपक्षीय संघर्ष होते हैं, तीन राजवंशों के मध्य युद्ध होता है दोस्तों। कौन कौन से राजवंश थे उसकी हम चर्चा कर लेते दोस्तों। देखिएगा, एक तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, एक दोस्तों पाल वंश था और एक राष्ट्रकूट था। ठीक है, तो ये तो आपका उत्तर पश्चिम
ठीक है, ये पूर्व वाला और ये दक्षिण वाला, ठीक है। कौन सा? उत्तर पश्चिम तो गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल वंश था और दक्षिण के अंदर दोस्तों राजवंश था, वो राष्ट्रकूट था। तो कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो चौथा शक्तिशाली शासक था वत्स। क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों उसने, वत्सराज ने जो पाल वंश के शासक धर्मपाल को दोस्तों उसने हराया था, इसीलिए इसको शक्तिशाली शासक कहा गया है। लेकिन दोस्तों इससे भी शक्तिशाली जो राजवंश था राष्ट्रकूट था, इन्होंने अधिकांश इन इन्हें राष्ट्रकूट पाल वंश और प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंशों पर आक्रमण किया और उन्होंने जीत हासिल की है। जैसे ही इस वत्सराज ने धर्मपाल को जीता और पीछे से ध्रुव था राष्ट्रकूट शासक, उसने वत्सराज पर आक्रमण करके वापस यानी कि कन्नौज पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए यानी कि ये शक्तिशाली शासक था। तो मैंने आपको बता दिया है यानी कि त्रिपक्ष संघर्ष, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, समथिंग 150 ईयर्स के लिए यानी कि 150 से सालों तक ये युद्ध चलता रहता है दोस्तों। और अंतिम इसमें जीत किसकी होती है दोस्तों? यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की ही होती है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश ने ही इस युद्ध को प्रारंभ किया और अंतिम विजय भी इसी की होती है दोस्तों। इसमें सबसे पहला जो शासक था वो वत्सराज था, जिसने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद में जो वत्सराज है, उस वत्सराज के बाद में जो दूसरा जो शासक होता है उसका नाम है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। और ये इसके बारे में अगर देखें दोस्तों, इसके बारे में बहुत बढ़िया बेहतरीन बातें हैं। देखिएगा, इसको देखते हैं। देखिएगा 1 मिनट। हाँ, देखिए वत्सराज के बाद उसका जो पुत्र था, वो गद्दी पर बैठता। कौन था? नागभट्ट द्वितीय इसका पुत्र होता है। इसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाता है। देखिएगा दोस्तों, इससे पहले वत्सराज के बाद जो नागभट्ट द्वितीय था, उस नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी किसको बनाता है? यानी कि कन्नौज को बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज बनती है। और किसके द्वारा ये बनाया जाता है आपको बताना? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, देखिएगा राष्ट्रकूट शासक था गोविंद थर्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे और हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपको पढ़ा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा और उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, देखिएगा ये राष्ट्रकूट शासक था, इसने क्या किया? इस नागभट्ट द्वितीय को युद्ध में के अंदर उसको पराजित कर देता है दोस्तों। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही हैं। देखिए दोस्तों, इसके पश्चात इसका चौथा शासक होता है यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का मिहिर भोज प्रथम। बहुत ही टैलेंटेड शासक था दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल भी शासक था। देखिए दोस्तों ये किया, अब देखिएगा मिहिर भोज था फर्स्ट। इस मिहिर भोज फर्स्ट को गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक यानी कि सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है उसकी हम बातें, क्योंकि दोस्तों इस मिहिर भोज के ऊपर पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश जो ध्रुव है उसने आक्रमण किया और दोनों से ही मिहिर भोज फर्स्ट को पराजित किया। यानी कि दोनों से ही मिहिर भोज है वो हार जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। कैसे होता उसकी बात करते हैं। बाद में होता क्या है, यानी कि पाल नरेश देवपाल से भी हारता है और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से भी हारता है। लेकिन दोस्तों बाद में मिहिर भोज क्या है, अपनी आन बान और शान को बचाने के लिए दोस्तों उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा पर अधिकार कर लेता है। इसका मतलब राष्ट्रकूट शासक को वो हरा देता है, इसका अपनी इज्जत बचा लेता है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे प्रतापी शासक कहा गया। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों ये जो मिहिर भोज फर्स्ट है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। यानी कि वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के साथ साथ दोस्तों इसने 2 उपाधियां धारण करता है। एक तो आदिवराह यानी कि वैष्णव, ठीक है, और प्रभास, ये 2 उपाधियां धारण करता है जो उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों यानी कि जो चांदी के सिक्के थे यानी कि द्रुम सिक्कों से इसे जानकारी मिलती है कि जो मिहिर भोज प्रथम है ये इसने आदिवराह और प्रभास की उपाधि भी धारण की है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं महिपाल के बारे में। देखिएगा ये महिपाल की अगर बात करें दोस्तों, महिपाल यह इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और यह मिहिर भोज का पुत्र था। महत्वपूर्ण शासक था और ये मिहिर भोज का पुत्र था दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण शासक था उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों इसने
तीन महत्वपूर्ण उपाधि धारण की। एक दोस्तों परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है, एक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है और एक परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। दोस्तों ये तीन उपाधि धारण करता है महेंद्र पाल, ठीक है। लेकिन इसके इसके बारे में और बात करें तो इसने अपने पिता के सम्मान का बदला लेने के लिए, यानी कि अपने जो पिताजी थे कौन, यानी कि मिहिर भोज का के सम्मान का बदला लेने के लिए दोस्तों इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्रथड़ को पराजित करता है। वैसे दोस्तों जो मिहिर भोज है ये क्या करता है कि कृष्ण सेकंड को भी हरा देता है, लेकिन ये जो देवपाल और ध्रुव से भी हार जाता है। तो अपने आन बान सम्मान को बदल यानी कि बचाने के लिए उसने और अपने पिताजी का बदला लेने के लिए यानी कि उसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड को पराजित कर देता है दोस्तों, ठीक है। ये कौन, महेंद्रपाल। और दोस्तों अगर हम इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर करें तो इसके शासनकाल में एक तो राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों दोनों दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की भूतपूर्व प्रगति हुई। यानी कि इसके समय में, इसके शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई है दोस्तों। कैसे प्रगति है, क्यों हुई है, देखते हैं। देखिए दोस्तों जो महेंद्रपाल था उसके इसकी राज्यसभा में एक बहुत ही प्रकांड विद्वान यानी कि राजशेखर रहते थे और उसको अपना गुरु भी मानते। उसने कुछ किताबें लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी है दोस्तों, समथिंग 7 किताबें उसने लिखी है। वो 7 किताबें कौन कौन, उसको देख लेते, देखिएगा। पहली उसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, दोस्तों इनको तो आप याद ही करना है, एग्जाम में ये आती है, ठीक है। एक है भुवन कोश, एक बाल रामायण, एक हर विलास, बाल भारत और एक विदसाल भंजिका। दोस्तों ये 7 किताबें उसको आप याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो महिपाल के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। दो कौन कौन सी है, एक बार फिर से सुनिएगा, देखिएगा। एक है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, बाल रामायण, हर विलास, बाल भारत और विदुसाल भंजिका, ठीक है। ये किताबें उसके द्वारा लिखी जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसके लगातार नोट्स बनाएगा, वीडियो को पॉज करके आप बनाएगा, देखिएगा। इस वक्त वीडियो पॉज, तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला जो शासक है दोस्तों, ये शासक दोस्तों कौन सा है, महिपाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसके बारे में अगर देखें तो महिपाल के शासनकाल में एक बगदाद के एक निवासी था, अल मसूदी। देखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में कौन सा बगदाद का यात्री था, यानी कि कौन सा बगदाद यात्री जो भारत में आया था, यानी कि अल मसूदी। ये आया था दोस्तों 915 से लेकर 916 के मध्य ये आया था। और ये दोस्तों कहाँ आता है, गुजरात के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अल मसूदी को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए महिपाल का शासनकाल शांति और समृद्धि का काल था, क्योंकि महिपाल का जो शासन था शांति और समृद्धि का काल था, क्योंकि इसके शासनकाल में दोस्तों राजशेखर भी रहते थे, ठीक है। यानी कि इसके पिताजी और इसके शासनकाल में राजशेखर रहा है, ठीक है। लेकिन इस राजशेखर ने इस महिपाल के बारे में कहा है कि ये आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है, यानी कि आर्यावर्त का महाराजाधिराज कौन है, महिपाल। कहने वाला कौन है, राजशेखर, ठीक है। हालांकि दोस्तों जो इंद्र थर्ड था, मैंने कहा था पीछे, यानी कि जो राष्ट्र को शासक था, इंद्र थर्ड ने इसे बुरी तरह पराजित किया दोस्तों। किसको, महिपाल को बुरी तरह पराजित करके जो राजधानी गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज को बहुत ज़्यादा लूटता है। इस युद्ध में पराजय के पश्चात दोस्तों ये जो महिपाल है बहुत ही कुंठित हो जाता है और बड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन महिपाल के साम्राज्य का जब टूटना तथा धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ना, यानी इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, इस इंद्र थर्ड के द्वारा आक्रमण किया जाता है कन्नौज को, और कन्नौज को बहुत ही बुरी तरह से उसको लूटपाट करता है। और यहीं से दोस्तों कन्नौज, या हम यूँ कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो विघटन होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों यानी कि महिपाल के बाद इन महेंद्र सेकंड, देवालय विनायक पाल सेकंड और महिपाल सेकंड, विजयालय जैसे कई कमजोर शासकों के समय प्रतिहार साम्राज्य का विघटन हो जाता है, देखिएगा। यानी महिपाल के बाद में अनेक जो शासक होते हैं गुर्जर प्रतिहार के, जो बहुत ही कमजोर शासक हो, जैसे में हम महेंद्र पाल द्वितीय को ले सकते हैं, देवालय को ले सकते हैं, विनायक पाल द्वितीय को, महिपाल द्वितीय को, विजयालय, ऐसे
कई कमज़ोर शासक हुए। इस रीजन से दोस्तों क्या होता है, उनका विघटन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि प्रारंभ हो जाता है गुर्जर प्रत्यार वंश का। ठीक है, कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। यानी कि 963 ईस्वी की अगर बात करें तो 963 ईस्वी में दोस्तों होता क्या है, देखिए इनमें यानी 963 में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड ने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा को पराजित किया। यानी कि मैंने कहा प्रतिहार राजा को पराजित किया, यानी कि महिपाल को पराजित कर देता है। पश्चात शीघ्र ही प्रतिहार साम्राज्य का दोस्तों क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसके बाद देखिएगा 963 ईस्वी में जिन राज्यों का एकीकरण करके प्रतिहार साम्राज्य स्थापित हुआ, यानी कि जिन राज्यों को लेकर प्रतिहार साम्राज्य का विकास हुआ, केंद्रीय सत्ता के कमजोर हो जाने के कारण वे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। ठीक है, किसने, यानी कि इन जो कमजोर जो शासक थे उन्होंने वापस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें इसके बाद देखिए 1018 ईस्वी में देखें तो 1018 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है कि भारत पर महमूद गजनवी का शासन होता है, और उस वक्त कमजोर गुर्जर प्रतिहार शासक था राज्यपाल। ठीक है, ये राज्यपाल बिना युद्ध के महमूद गजनवी से ये राज्य को छोड़कर भाग जाता है, यानी कि एक भगोड़ा होता है ये। ठीक है, यानी कि अगर राजा है, शासक है, तो दोस्तों उसका फर्ज होता है कि अपनी जनता की रक्षा करना। ठीक है, और आने वाले जो आक्रमक है उसका सामना, चाहे हारे या जीते वो एक अलग बात है। ठीक है, तो वो सामना तो किया ही नहीं, लेकिन यानी कि महमूद गजनवी के आने से पहले ही, आक्रमण करने से पहले दोस्तों ये यानी कि अपने राज्य को छोड़ के भाग जाता है दोस्तों। तो राज्यपाल छोड़कर क्या हो जाता है, फरार हो जाता है अपने राज्य को। लेकिन दोस्तों एक चंदेल शासक था, यानी कि चंदेल शासक विद्याधर ने एक योजना बनाकर राज्यपाल की हत्या कर देता है। क्यों करवाता है, क्योंकि उसने अपने प्रजा की रक्षा की, अपने राज्य की रक्षा नहीं की। क्योंकि चंदेल शासक विद्याधर ने कमजोर होते हुए भी यानी कि एक साहस की अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि उसने अन्य यानी कि महमूद गजनवी से लोहा लिया। हारा जरूर था दोस्तों, लेकिन उसने उनके साथ क्या क्या युद्ध किया। तो ऐसा युद्ध उस यानी कि राज्यपाल को भी करना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसने अपनी मित्र मंडली बनाई और योजना बनाकर विद्याधर ने इस जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल की हत्या करवा दी दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों 1018 में होता क्या है, देखिएगा 1018 में होता क्या है कि जो राज्यपाल के भागते ही शासन सत्ता उसके पुत्र त्रिलोचन पाल के हाथों में आ गई। लेकिन यह भी 1019 में महमूद गजनवी से दोस्तों हार जाता है। देखिएगा उसका पुत्र त्रिलोचन पाल महमूद गजनवी का सामना तो किया, लेकिन पिताजी क्या राज्य को छोड़कर ही भाग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पर ना चल के महमूद गजनवी का सामना किया। हारना या जीतना एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन उसने हार का सामना तो देखना पड़ा, लेकिन महमूद गजनवी का उसने सामना तो जरूर किया। लेकिन उनके पिताजी ऐसा नहीं किए, इसीलिए विद्याधर के द्वारा उसको चंदेल शासक उसको उसकी हत्या करवा दी गई। ठीक है, एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर। ओके, कुछ विशेष बात कर लेते दोस्तों। इन सभी तथ्यों में एक बात तो तय हुई कि गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। मैंने कहा कि भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। देखिएगा द्वारपाल एक गेटकीपर होता है, कहने का मतलब है, यानी कि द्वारपाल एक गेटकीपर होता है और अपने अपने जो भी अपना मकान है या किसकी जो अपना जो भी अधिवास है उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही दोस्तों इन गुर्जर प्रतिहार वंशों ने भारत की रक्षा की द्वारपाल के रूप में, तो उनको हम सलाम करते हैं। बहुत ही अच्छा पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो स्वाभाविक है दोस्तों कोई सा भी वंश उसका पतन होना बिल्कुल स्वाभाविक है, और ये तो दोस्तों परंपरा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम जो शासक है दोस्तों यशपाल है। याद रखिएगा अंतिम शासक यशपाल है। ओके, और पहला जो शासक था हरिश्चंद्र। ठीक है, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की है दोस्तों आगे हम बात करते हैं। देखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का त्रिपक्षीय संघर्ष आपको मैंने बताया, पाल वंश के शासकों, प्रतिहार वंश के शासकों के मध्य और राजपूत शासकों के मध्य होता, लेकिन जीत किसकी होती है दोस्तों, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की ही जीत होती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल, उस टीके स्टडी क्लासेस चैनल को, इसके लिंक को आप दोस्तों अपने फ्रेंड्स सर्किल में या कोई लाइब्रेरी को, कोई एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है, यानी कि बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा,
ताकि जो भी मैं यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।